A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law. Myself मनिंदरजीत कौर बोपराय। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इसका नेम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने सुना तो होगा ट्राई के रिगार्डिंग, बट इसकी फुल फॉर्म ही है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ दिलचस्प जानकारी इस अथॉरिटी के रिगार्डिंग। In the year 1997 पार्लियामेंट में एक लॉ बना था टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए। इस लॉ के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई थी। उसका काम था एडजुडिकेशन का, दैट मीन्स केस डिसाइड करने का, एज वेल एज रेगुलेट करना था सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के रिलेशन को, और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो इस तरह ये अथॉरिटी इन 1997 सामने लाई गई। बट बाद में इन द ईयर 2000, 3 साल बाद, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई और जो फंक्शन एक सिंगल अथॉरिटी के पास था, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस एडजुडिकेशन का, उसमें उस अथॉरिटी को, दैट मीन्स ट्राई को, सिर्फ एक ही काम सौंपा गया और उसका जो एडजुडिकेशन का, जस्टिस प्रोवाइड करने का और जो डिस्प्यूट प्रोवाइड करने का टास्क था वो एक पर्टिकुलरली एपीलेट ट्रिब्यूनल को दे दिया गया। और 2000 के अमेंडमेंट के द्वारा एपीलेट ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस कर दी गई इस एक्ट में। अगर मैं बात करूं कि इस अथॉरिटी के नेचर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकेंडली इसका पास अधिकार है कि वो परपेचुअल सक्सेशन कर सके। इसकी एक कॉमन सील होती है। इसकी एक पावर है कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है एंड डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ट्राई के पास कॉन्ट्रैक्ट की पावर भी है एंड ट्राई के ऊपर केस भी किया जा सकता है और ट्राई के द्वारा भी केस किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे इसमें अथॉरिटी में कौन कौन से पर्सन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, अप टू द लिमिट ऑफ टू होल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं एंड अप टू द लिमिट ऑफ 2 पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं, जिनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्राई का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है इस एक्ट के अंडर, दैट इज सेक्शन 4। वहां पर क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं चेयरपर्सन की एंड अदर मेंबर्स की। अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट होना चाहता है एज अ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ दिस अथॉरिटी, दैट इज ट्राई, उसको उसकी अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उन पर्सन में से उसको चूज किया जाएगा जिनकी स्पेशल नॉलेज होगी और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा टेलीकम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री में, फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंटेंसी, लॉ, मैनेजमेंट और कंज्यूमर अफेयर में। और अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी एक जॉब में है गवर्नमेंट के अंडर और उसकी जॉब डील कर रही है सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ दिस अथॉरिटी, या फिर पोस्ट जो डील करती है एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके जैसी ही दैट इज इक्विवेलेंट पोस्ट उसकी है इन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, एंड वो इस पोस्ट पर कॉन्टिन्यूसली 3 ईयर पर उसने काम किया है, तो उस पर्सन को भी यहाँ पर कंडीशन लाकर उसे अपॉइंट किया जा सकता है चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। आगे हम बात करेंगे कि ट्राई के जो मेंबर्स हैं, दैट इज चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, उनकी टर्म क्या होती है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है। जब भी किसी पर्सन को चेयरपर्सन या मेंबर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इस अथॉरिटी के अंडर,
तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करती है कि इस पर्सन का किसी भी तरह और कोई फाइनेंशियल या कोई और इंटरेस्ट नहीं है जो इस अथॉरिटी को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए। सेकेंडली, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स जो थे इस अथॉरिटी में, उनकी टर्म अप टू 3 ईयर होती है, और जहाँ मैं कहूँ उनकी टर्म अप टू 65 ईयर होती है। इनमें से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएगी उस टाइम उसकी जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी, एंड उसकी टर्म ऑफ सर्विस काउंट की जाएगी जब वो पहले दिन ही एंटर हुआ था इस ऑफिस में। और अगर हम बात करें कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पर्सन है, जो हमने पहले बोला था कि वो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे हैं या सेक्रेटरी की पोस्ट में रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एज अ चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर फुल टाइम मेंबर बनने के लिए वो जो उनकी पहली जॉब थी वो उनको छोड़नी पड़ेगी। और इन पर्सन की, दैट इज चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर की सैलरी एंड अलाउंसेस वही होंगे जो इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा। एक बार एक पर्सन को जब चेयरपर्सन की पोजीशन पर बैठा दिया गया, जहाँ हम बोलते हैं कि उसको फुल टाइम जब पार्ट टाइम मेंबरशिप के पर अपॉइंट कर दिया गया, तो उसकी सैलरी, उसके अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस को नेगेटिव में नहीं बाद में लिया जाएगा। दैट मीन्स वो डिसएडवांटेज में नहीं जाएगी, उसको बढ़ोतरी हो सकती है और उसको नेगेटिव नहीं किया जाएगा। कोई भी मेंबर यहाँ पर अपना ऑफिस छोड़ सकता है अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है, बट इसके रिगार्डिंग एक कंडीशन है कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले 3 मंथ्स पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। The chairperson and the whole time members shall not for a period 2 years from the date on which they cease to hold office as such except with the previous approval of the central government except। कोई भी चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट ली थी और इस अथॉरिटी को हैंडल किया था, उनके जाने के बाद जब वो ऑफिस छोड़ेंगे तो 2 साल के अंदर वो कोई भी और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे तो उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे हम पढ़ेंगे पावर्स एंड चेयर ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। इस अथॉरिटी में ट्राई में जो पर्सन चेयरपर्सन का रोल निभाएगा उसके पास पावर होगी जनरल सुपरिटेंडेंट्स की एंड डायरेक्शन की कि वो इस अथॉरिटी के अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। चेयरपर्सन इस अथॉरिटी में जो भी मीटिंग्स होंगी उनको प्रिसाइड ओवर करेगा एंड बहुत सारे और भी फंक्शन एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज करेगा जो टाइम टू टाइम उसको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे इस एक्ट के द्वारा। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा है कि 5 पर्सन होते हैं, अप टू 5 पर्सन हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन, 2 होल टाइम मेंबर्स एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। 4 मेंबर में से किसी एक पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वाइस चेयरपर्सन की अथॉरिटी भी दे सकती है और उसके जो पावर्स एंड फंक्शन होंगे वो डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑफिस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है और सस्पेंड किया जा सकता है उसके ऑफिस से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी पर्सन को, किसी मेंबर को, जो चेयरपर्सन को रिमूव कर सकती है और सस्पेंड कर सकती है अगर वो पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और सेकेंडली अगर वो पर्सन किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के केस में इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्डली, अगर वो पर्सन किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के केस में इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थली, अगर वो पर्सन किसी भी
वो पर्सन किसी भी तरह मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड हो गया और इनकैपेबल हो गया है। एंड फोर्थली, उसका किसी भी तरह एक इंटरेस्ट बन रहा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट बन रहा है, जो इस अथॉरिटी के फंक्शन में किसी भी तरह का विघन डाल रहा है। एंड लास्टली, किसी भी तरह उस पर्सन ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है कि पब्लिक के हित में उसकी वैल्यू नहीं कोई बन पा रही, तो इन कंडीशन पर उस पर्सन को रिमूव किया जा सकता है और सस्पेंड किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट किसी भी पर्सन को अगर रिमूव किया जाना है इन द कंडीशन, इन द लास्ट टू कंडीशंस, तो उसको एटलीस्ट हर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। दैट मीन्स उसको भी उसकी साइड भी सुनवाई होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। आगे हम बात करेंगे मीटिंग्स के रिगार्डिंग में। इस अथॉरिटी की मीटिंग किस जगह पर होंगी, किस टाइम पर होंगी, वहां पर क्या काम किया जाएगा, जो भी रेगुलेशन इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगी उसमें उनका कोरम वगैरह सब डिसाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पर चेयरपर्सन किसी भी कारण मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह वाइस चेयरपर्सन, एंड अगर वाइस चेयरपर्सन भी किसी कारण मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा तो उसकी एब्सेंस में भी जो बाकी मेंबर्स हैं वो मीटिंग को हेल्ड करवा सकते हैं और प्रिजाइड कर सकते हैं उस मीटिंग को। इस मीटिंग में सारे क्वेश्चन जो भी हैं डिसाइड किए जाएंगे मेजॉरिटी वोट के द्वारा, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी मेजॉरिटी के द्वारा। अगर यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है, मतलब दोनों साइड में बराबर बराबर वोट्स रह जाती हैं, तो चेयरपर्सन या फिर अगर वो नहीं है तो फिर उसकी एब्सेंस में जो पर्सन प्रिजाइड ओवर कर रहा है मीटिंग को उसको अधिकार दिया जाएगा सेकंड वोट का और कास्टिंग वोट का। अगर यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी वैकेंसी खाली है तो ये एक्सक्यूज बनाकर उस प्रोसीडिंग को इनवैलिड करार नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं कि इसमें चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स के अलावा भी अगर कोई और ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं अथॉरिटी, तो मैं कहूँगी हाँ, यहाँ पर कुछ और ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज भी इंक्लूड होते हैं इस अथॉरिटी में और इनको अपॉइंट करते हैं ट्राई इटसेल्फ। ट्राई खुद ही अपने ऑफिसर्स को और अदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं और उनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस में वो इस वो सब भी इस एक्ट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सो ये सब था ट्राई के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कौन कौन पर्सन होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, किन कंडीशन पर उनको अपॉइंटमेंट की जाती है और किन कंडीशन पर उनको रिमूव या सस्पेंड किया जाता है, और अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज क्या होते हैं। बस यही था आज की मेरी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप बाकी वीडियोस भी देखते रहना एंड शुक्रिया, थैंक यू।